नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस 5वें प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। 4 विषयों को सम्मिलित किया गया है, हर विषय से 30-30 प्रश्न लिया गया है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है टेट एग्जाम के रिलेटेड है और आप लोगों को 28 तारीख को जो पेपर है उससे संबंधित है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, सीधे हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्न। पहले हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विव तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो द्विव तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो कौन है, तो वो है स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी इनका सही हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के इनको जनक भी कहा जाता है और सर्वप्रथम इन्होंने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक इनको माना जाता है, वुंट को। तो उसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा दूसरे का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वर्ष 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो ये जो लंदन में खोली गई थी 1882 में, इसको खोलने वाले आल्फ्रेड बीने नामक व्यक्ति थे, उन्होंने खोला था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा तीसरा का। उसके बाद अगले प्रश्न चौथे पर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक वाईगाइटस कहाँ के थे। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये पूछ रहा है। वाईगाइटस, तो ये जो वैज्ञानिक है रूस के रहने वाले वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये परिभाषा जो है बुद्धि के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा पांचवा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें पर। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। तो भारतीय अनुकूलन के अनुसार किस वैज्ञानिक ने किया है, आप लोगों के ऑप्शन ये है। तो ये जो परीक्षण का विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जे.एम. ओझा। ओझा इनको कहा जाता है, जे.एम. ओझा। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है 7वां कि किस अधिगम क्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो किस अधिगम क्षमता को ए है और एस है, एस और टी है, तो किस अधिगम क्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो इस देखिए आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। तो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, क्योंकि जो मनोविज्ञान का अध्ययन हुए क्रमवार स्टार्ट हुआ था। ठीक, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार, पर ऐसे ही क्रम से आता गया मनोविज्ञान। तो पूछ रहा है प्रश्न कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो आत्मा का प्रयोग हम पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले मनोविज्ञान एक विषय नहीं था, वो तो वुंट नामक व्यक्ति थे। जब उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की तो उसके बाद धीरे धीरे उसका मनोविज्ञान विषय का विकास हुआ। यह पहले दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था मनोविज्ञान को। अगला प्रश्न है कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। किसका अभिप्राय है कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो देखिए आत्मनियंत्रण ही अपने व्यवहार से नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है।
तो जब आप अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम आत्म प्रबलन कहते हैं। आत्म प्रबलन उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 10वें का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किस परीक्षण में 10 मसीलक्षण या स्याही धब्बे होते थे। तो किसमें 10 मसीलक्षण या स्याही धब्बे होते थे, तो वो होते थे रोशा परीक्षण में हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों में, ठीक। तो कितने प्रतिशत है, तो वो है, देखिए ये काफी कठिन प्रश्न है, 50 से 70% होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। काफी अच्छा बुक है, इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा प्रकाशित है, तो ये क्रेपलिंग नामक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। तो असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक किसे कहा जाता है, तो जो कहे जाते हैं वो कौन है, सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। तो किस मनोवैज्ञानिक को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, तो वो वैज्ञानिक है अरस्तु, ठीक। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले 16वां प्रश्न कह रहा है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे, तो ये जो प्रमाण है ये मिले थे 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अभी मनोविज्ञान का विकास नहीं हुआ था इस समय। जो भी 17वीं शताब्दी से जो मनोविज्ञान का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है, तो इस रोग को हम आशंका कहते हैं। जिस मन में आशंका नहीं उत्पन्न हो जाती है तो उसको आशंका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है, तो इस आदत को कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो देखिए इस आदत को अगर दूर करना है आप लोगों को, तो उदाहरण दीजिए कुछ ही अच्छे व्यक्ति का या किसी चोर का ही उदाहरण दीजिए जिसके उसके कर्तव्य का बारे में बताया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इस विकल्प प्रश्न के हिसाब से 18 का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 से। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो देखिए अधिगम का शिक्षा में योगदान की अगर हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सब में इसी अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20। थकान का कारण नहीं है, तो देखिए थकान का कारण की अगर हम बात करें तो थकान का कारण कौन नहीं है, विश्राम। विश्राम थकान का कारण नहीं होता है, बाकी सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 20वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रभाव पड़ता है भौतिकता था, यानी कि जो आपके सामने भौतिक वातावरण है, गलत वातावरण, उसका ज़्यादा प्रभाव आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, सॉरी देखिए ऑप्शन गलत हो गया, डी वाला विकल्प नहीं होगा। इसका जीवन की अस्थिरता सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का। तो जीवन की अस्थिरता, ये प्रश्न गलत हो गया था, ध्यान में रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 21 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि लिंग का निर्धारण होता है, तो जो लिंग का निर्धारण की अगर हम बात करें तो लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, क्योंकि पिता का एक्स वाई होता है और माता का एक्स एक्स होता है। तो इसमें से एक्स जाएगा इसमें, तो एक्स एक्स हो जाए तो लड़की, और अगर ये वाई वाला गया तो एक्स वाई हुआ तो वो क्या होता है, एक्स और वाई हुआ तो वो लड़का। तो पिता का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 22 का।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि गर्भ गर्भास्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। तो जो गर्भास्थ शिशु में संवेदनशीलता का अगर विकास बात करें तो वो होता है सिर से। ठीक, सिर से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 23 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि जन्मोत्तर जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है। जन्म के बाद की बात करें तो दूसरी प्रमुख अवस्था की अगर हम बात करें जन्म के बाद तो सहसावस्था सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर और 25 प्रश्न कह रहा है कि देखिए 25 प्रश्न करा कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो किसका महत्वपूर्ण हाथ है यौन परिपक्वता में। तो जो महत्वपूर्ण अगर हाथ की बात करें यौन परिपक्वता में तो पीयूष ग्रंथि का होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है वीर पूजा की भावना जागृत होता है। तो वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जागृत होता है। तो सबको पता है कि ये वीर पूजा किशोरावस्था में जागृत होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अति संरक्षणशीलता बालकों को बना देती है। अति संरक्षणशीलता बालकों को बना देती है। क्या बना देती है भाई। तो आदर्शवादी बना देती है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 27 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 करा कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो जो इतनी विशेषताएं जिनमें पाई जाती है दुबले पतले क्षीण शरीर या कमजोर हृदय वाले बच्चों को हम कह सकते हैं क्या समस्यात्मक बालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 28 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग तो किन बालकों को इन विधियों से आप शिक्षण दे सकते हैं। तो मंदित श्रवण वाले बालकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 29 का। अब चलते हैं मनोविज्ञान का लास्ट प्रश्न 30वां प्रश्न और ये प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता जो प्राप्त कर लेता है व्यक्ति उसको हम क्या कह सकते हैं तो किशोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी के 30 प्रश्नों पर। हिंदी के पहला प्रश्न करना है कि चंदायन के रचयिता हैं। देखिए चंदायन काफी महत्वपूर्ण रचना है। चंदायन के रचयिता की अगर हम बात करें तो कौन है मुल्ला दाऊद है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चंदायन के रचयिता कौन है मुल्ला दाऊद। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 और इसमें कहा द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो किनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो जो द्विवेदी युग का नामकरण की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो महान वीर है उसी के नाम पर रखा जाएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी कब। तो किसकी दिखाई पड़ी। तो देखिए छायावादी पहली रचना जो सुमित्रानंदन पंत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। छायावादी युग की बात करें तो 33 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं 34 का प्रश्न कह रहा है कि 34 प्रश्न कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों से जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है। तो उनकी कविताओं के संग्रह की बात करें तो तार सप्तक कहलाते हैं। 7 कवि तार सप्तक। देखिए तार सप्तक का समय की अगर बात करें तो 1943 का जो समय है ना वहां से इन तार सप्तक कवियों का समय स्टार्ट होता है। ये भी प्रश्न बना है तो 1943 याद रखिएगा। तार सप्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 34 का हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी रचना है। तो ये जो रचना काफी महत्वपूर्ण रचना है और मोहनदास नैमी सराय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंदनमम रचना किसकी है। तो ये जो रचना
मैत्रेयी पुष्प की रचना है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 36 का डी वाला। मनु भंडारी की भी काफ़ी रचना महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा अगर मनु भंडारी की रचना आपको मिले तो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अनाज और एक सुजान। 100 अजान एक सुजान इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 37 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38। और गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन छूट रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा। चलिए ये थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अब देखिए कह रहा है क्या कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। पहला विकल्प है कि बहुत कम चरित्रों का शामिल करने से। उसके बाद शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और अलग अलग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। देखिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस गोदान के बारे में, उपन्यास के बारे में जो कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 38 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो छंदों की विविधता में भटक गई लगती है वर्ण विषय की अपेक्षा। ठीक, छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो कौन सी केशवदास की वो रचना है, कृति है? तो देखिए केशवदास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 40। विभावनाओं भाव्य व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति सूत्र किसकी रचना है? तो ये जो सूत्र है विभावना भाव्य व्यभिचारी संयोगे योगाद्र सह निष्पत्ति रस की निष्पत्ति होती है। विभावना अनुभाव और विभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है? एक रस की उत्पत्ति होती है। तो ये सूत्र किसका देन है? तो ये जो सूत्र है वो भरत मुनि ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो देखिए आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए ये सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42। और नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो जो उपयुक्त विधि है वो है कक्षा अभिनव प्रणाली, यानी कि आप कैसे अपने कक्षा में अभिनव की भूमिका को निभाते हैं। तो वो नाटक के शिक्षण की प्रमुख विशेषता है, विधि है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। और प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो जो सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास इनमें है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। और प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण, तो दंतव्य वर्ण कौन है? तो वो है त वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको इसमें से छांटना है। तो तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो दुग्ध जो है, दुग्ध तत्सम शब्द है। ठीक, ऊट का उट्स होता है, इसका कंठम होता है, और तो ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 45 का आप चलते हैं 46 पर। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो पहले हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? वक्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 46 का। अब चलते हैं पहला 47 प्रश्न। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो मोक्ष की जो इच्छा करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं? तो मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 47 का। अब चलते हैं 48 प्रश्न। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो किस वर्ण से पहले अंग आता है हिंदी शब्दकोश में? तो किस वर्ण से पहले आता है? तो जो है अ से पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 48 का, बी वाला विकल्प। चलिए
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको जूम कर देते हैं, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो देखिए, जो उपकार को नहीं मानता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कृतघ्न, और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो कृतघ्न हो जाएगा, न मानने वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द कोश से होगी। तो जो ताजमहल है वह स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51। और डैश डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्यम विमुखे बना देती है। तो क्या कौन सी बना देती है, तो दुविधा जो है किम कर्तव्य विमुखे बना देती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 51 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में अगर हम बात करें तो प्रत्यय की, तो जो प्रत्यय लगा है उसको हम अक प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 52 का। काफी सरल प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है, तो जो गुण नहीं है उसको अशुद्धता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 53 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्याय से अनन्या किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण रचना है। अन्याय से अनन्या जो रचना है वो किसकी रचना है, तो ये जो रचना है प्रभा खेतान की है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 54 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अच्छा, इसके बारे में अलंकार आपको बताना है। तो देखिए, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें जो अलंकार होगा जनु आया है। ये देखिए जनु शब्द, तो इसी से पकड़ लीजिएगा। जनु जानहु मनु मानहु, ये जब उत्प्रेक्षा में आता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 55 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि अमी हला हल मध्य भरे, रुकिए इसको पहले सही कर लेते हैं। अमी हलाहल मध्य भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत, झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है जो लिखी गई है ये रसलील किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्ति है, तो रसलीन है। रसलीन की है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 56 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57। आवारा मसीहा जीवनी से किसका जीवन चरित्र वर्णित है, यही बात है। तो आवारा मसीहा किसके बारे में कहा गया है, तो आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 57 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। पिता कहानी के लेखक कौन है। तो पिता कहानी के लेखक की अगर हम बात करें तो ज्ञान रंजन जी हैं पिता कहानी के लेखक। था ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले 59 पर। और 59 का जो सही प्रश्न है कि हिंदी नए चाल से ढली कथन किसका है। तो हिंदी नए चाल से ढली जो कथन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। था ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 और हिंदी वाले सेशन का लास्ट प्रश्न है। हम दीवारों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवारों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किस की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और यह किसकी पंक्ति है, तो ये जो पंक्ति है भगवती चरण वर्मा जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जी की है कि हम दीवारों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक, काफी महत्वपूर्ण हस्ती है, याद रखिएगा। कभी पूछा ना गया, ये पूछ सकता है प्रश्न। तो 60 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं संस्कृत वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत सेक्शन वाले 61 प्रश्न है कि अभिता के योग में विभक्ति प्रयोग होती है। तो देखिए, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक, अभिता मतलब दोनों तरफ होता है, अर्थ होता है, अभिता मतलब दोनों तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 61 का 62 प्रश्न का काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो काव्य प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं आचार्य मम्मट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 63 का डी वाला विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो जो अशुद्ध शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें से अशुद्ध शब्द जो है सी वाला विकल्प हो जाएगा, पूज्यनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है और ये भी पूज्य शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 64 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि छात्रा उपविशति है। छात्रा उपविशति है, ये कौन सा वाच्य है आपको बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम वाच्य की बात करें तो इसमें कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो कर्म होगा नहीं। भाववाच्य हो सकता था, लेकिन जो छात्र उपविशति है तो वह एक कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो इसीलिए कृतवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं 66 प्रश्न, और 66 प्रश्न में कृतार्जुनियम में सर्ग है। सर्ग पूछ रहा है कृतार्जुनियम में कितनी सर्ग है? तो कृतार्जुनियम में 18 सर्ग हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कृतार्जुनियम। ठीक, ये बृहत्तरी के अंतर्गत 3 आते हैं, किशन, कृतार्जुनियम और शिशुपालम, और एक है नैसर्गिक चरितम। तो ये कृतार्जुनियम में 18 सर्ग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और 67 का जो प्रश्न है कि नाट्यख्यायम पंचम वेदम, यह कथन किसका है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में किसने माना है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 67 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68। रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र कौन सी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है? तो जो रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नित्यम पुंसक लिंग गौक वचनांतम समास होता है। तो नित्यम पुरुषक लिंग गैत वचनांतम समास होता है, तो कौन सा समास होता है? तो इसमें जो समास होता है वह होता है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प 69 का सही हो जाएगा। ठीक, नपुंसक लिंग के योग में कौन सा समास होगा, यही पूछ रहा है। नित्य जो नपुंसक लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अविद्या मृत्यु तीत्वा विद्याम अमृत मस्यन्ते, इस उक्ति का मूल स्रोत है, इस उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये जो युक्ति है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम गच्छति का कर्मवाच्य होगा, तो राम गच्छति का कर्मवाच्य यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और गच्छति का गम्यते हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हित मनोहारी च दुर्लभम वच सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो हित मनोहारी दुर्लभम वच सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो सूक्ति है कृतार्जुनियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि अव्यय शब्द है, इसमें से अव्यय आपको छांटना है। तो अव्यय जो शब्द है वो कौन सा है इसमें से? तो सर्वदा अव्यय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 73 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पर, और अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो भारवी जी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए। उपमा के लिए कालिदास हैं, उपमा के लिए कालिदास, और दंडी पदलालित्य के लिए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं कौन सा? रूपक अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और अगला प्रश्न कह रहा है कि
व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है? तो पाणिनि ने जो संस्कृत की वर्णमाला है उसको कितने भागों में बांटा है? तो 14 खंडों में बांटा है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 76 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77 और प्रश्न नंबर 77 का कि वाक्यम रसात्यम काव्यम कथनम। तो ये जो है आचार्य विश्वनाथ का काफी फेमस ये वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी से सभी सही हो जाएगा 77 का सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला 78 प्रश्न कह रहा है कि पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो पंडित जो जगन्नाथ है उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने जो परिभाषा दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है दूत वाक्यम कृति है। दूत वाक्यम किसकी कृति है? तो ये जो कृति है भास की है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, भास की कृति है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो इसमें जो संधि अगर बताना है उमेश में संधि कौन सी है? तो आद गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी गुण संधि है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न और पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ आपको बताना है। तो पंचविंशति में को हम 20 प्लस 5 25। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। अगला प्रश्न है भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, छाटना है आपको। तो भोक्तुम में कौन सा होगा? तो देखिए भुज प्लस तुमुन प्रत्यय हो जा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, 82 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 83। हितोपदेश में संधि है। हितोपदेश में कौन सी संधि है? तो हितोपदेश में संधि की अगर हम बात करें तो इसमें संधि होगी गुण संधि, हित प्लस उपदेश। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 83 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 84 और भवभूति का संबंध है। तो भवभूति का संबंध किससे है? तो उत्तर रामचरितम से भवभूति का संबंध है, याद रखिएगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 84 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। प्रश्न नंबर 85 का कि पीताम्बर का विग्रह है। पीताम्बर का विग्रह है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और बहुब्रीहि समास में आप किस तरह का विग्रह करेंगे? तो पीतम चह तत् अंबरम। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीतम अंबरम यस्य स। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए इसको कर्मधारय समास में भी आप विग्रह कर सकते हैं और बहुब्रीहि समास में। तो अगर आप इसमें देखें विकल्प सही तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए, इसमें से आपको चुनना है गलत वर्तनी वाला शब्द। तो गलत वर्तनी वाला शब्द की अगर हम बात करें तो ये पुल्लिंग जो गलत वर्तनी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 86 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 87। राजपुत्र में समास है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रशेखर में समास है, अगला प्रश्न है। तो चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्र हो तो वो बहुब्रीहि समास आशाशिव कहा जाता है इनको, 88 का सी वाला विकल्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? द्विकर्मक धातु नहीं है, ठीक। तो द्विकर्मक धातु कौन नहीं है? तो मन जो है नहीं है द्विकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दुहिया चपंद्र पृच्छदंड जो 16 द्विकर्मक धातु हैं उसी में से ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 89 का। अगला प्रश्न है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, तो छंद किसमें रहेगा भैया? पदे में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो अब हमारा हिंदी का सेशन खत्म हुआ। अब चलते हैं हम संस्कृत का सेशन था, पर्यावरण पर चलते हैं। पर्यावरण अब 121वां प्रश्न, इनमें से कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा जैव अपघटय पदार्थ पूछ रहा है। तो इसमें से जो जैव अपघटय की पदार्थ की बात करें तो पॉलीथीन तो है नहीं, प्लास्टिक है नहीं, शीशा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डचिंग राष्ट्रीय उद्यान, डचिंगम है, डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए डचिंगम, तो डचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है। चिंगम जम्मू कश्मीर में है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो बी वाला विकल्प 122 का। 123 चिपको आंदोलन का प्रेरणाता है। तो चिपको आंदोलन की प्रेरणाता की बात करा जाए तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? देखिए
124 प्रश्न का उत्तर 1973 हो जाएगा। 1973 में इसको लागू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का। 125 प्रश्न, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? पीने योग्य पूछा हुआ है। तो जो समुद्र का पीने योग्य जल है तो वो 0.65 प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये समुद्र का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत पीने योग्य जल है। अगर पूरे पृथ्वी पर पूछे तो बहुत कम प्रतिशत पाया जाता है, 1% के आसपास पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर। तो 125 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 126 पर देखते हैं, और BOD 5 क्या है? तो इसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच किया जाता है, इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहा जाता है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा, देखिए काफ़ी सटीक प्रश्न दिया गया है, आपको ध्यान से इसमें मिलाना है कि इसका विकल्प जो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा माना जाता है, प्रदूषित जल, इसी इसके द्वारा जांच किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएक्शन होता है? रेडिएक्शन होता है हरित गृह प्रभाव के द्वारा। तो कौन सा रेडिएक्शन होता है? तो वो होता है एक्स रेडिएशन किया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 127 का। देखिए एक्स रेडिएशन नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो रेडिएशन कौन सा होता है? तो वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा, थोड़ा प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी 127 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 128 पर। लंदन धूम्र पाया जाता है, लंदन धूम्र पाया जाता है। तो लंदन धूम्र कहाँ पाया जाता है? तो ये जो लंदन धूम्र है शीतकाल के सुबह के समय पाया जाता है, उसी को लंदन धूम्र कहा जाता है, आनंदी वाला धूम्र। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 128 का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं 129 प्रश्न कह रहा है कि हवा एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ध्रुवीय भवंडर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो समताप मंडल में पड़ता है और ध्रुवों पर छाया करता है तो उसी को ध्रुवीय मंडल कहते हैं। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं, भोपाल से आ गया भैया प्रश्न 130, भोपाल गैस त्रासदी, काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न यूपी टेट में। इसे मेथिन आइसोसाइनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 130 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और अगला प्रश्न है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर जो है किससे होता है? तो टेक्सटाइल से होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 132 की निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किस गैस की से होती है? तो जो CO होता है, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी होती है। ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसकी जो स्पीड को कम कर देता है, तो इसी को कहा गया है ऑप्शन नंबर ए। ये सिगरेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गाड़ियों से निकलता है, सिगरेट में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये वाला विकल्प 32 का। अब 133 प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर किया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 दूसरी बार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 133 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न 134 प्रश्न कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ठीक, क्योंकि ताजमहल का जो क्षेत्र है पीला हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, तो ये आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा। और ये कब दिया गया था? तो ये 1994 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 134 का।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 135। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी सबको पता है कि ये केरल में स्थित है। शांत वैली भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 136 और 136 का जो प्रश्न है वह है, चल हट रे भाई, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो जो युक्ति प्रयोग की जाती है ग्रेविटिंग सेटलिंग चेम्बर, साइक्लोनिक कलेक्टर और फैब्रिक फिल्टर, ये तीनों विधियां प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 136 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है भैया? तो ये जो नियम निर्देशित करता है कि किसी भी सभा के में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग न किया जाए। स्पीकर का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137-38 पर। 38 प्रश्न कह रहा है कि 38 प्रश्न कह रहा है कि पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त जातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN निम्न पुस्तक तैयार करती है। तो ये रेड डाटा बुक तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। BISNOI संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा संप्रदाय स्थापित किया गया था? तो ये जो संप्रदाय है गुरु जमशेद के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 39 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। 140 और ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? किस गैस के कारण? तो जो इसके लिए जिम्मेदार गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 141वां प्रश्न, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो ये किसका ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है अंश कारण बनता है, किस कारण बनता है? तो ये बनता है आंख में पानी गिरना लगता है, इस कारण से, रेडियो सक्रिय कारण से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 142 और 142 पर प्रश्न कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फ का पिघलना, सीधी बात। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 143 और ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो ये जो प्रभाव है जीन बैक्टीरियस फ्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले, और अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार है? तो वैश्विक ताप के लिए कौन जिम्मेदार है? तो अगर हम बात करें वैश्विक ताप के लिए तो सभी जिम्मेदार हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 144 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा के उपस्थित होती हैं? तो अम्लीय वर्षा में कौन उपस्थित होता है? तो जो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करें तो SO2 NO2 ये दोनों होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 146। 146 का निम्न से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो किस स्तर में दी जाती है? तो 200 डेसीयू की नीचे जाने पर। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 146 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 147। 147 कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? NGO वन्य जीव संरक्षण पर समर्पित है। असरकारी संघ मतलब वो सरकारी नहीं है, तो कौन है भैया? तो ये WWF फॉर नेचर है। इसका मुख्यालय जो है
WWF का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो WWF का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? ये जो मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड ग्लांड, जहाँ स्विट्जरलैंड में है, ग्लांड यही है, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करता है? तो सार्वभौमिक मताधिकार कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद जो है 15 करता है। 148 का बी वाला विकल्प 15 अनुच्छेद करता है। 10% नियम किसने दिया था? ये ऊर्जा का नियम है पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रवाह से संबंधित है, और यह 1942 में लिंडमान ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है और प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA अमेरिका में स्थापित किया गया है। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1969 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 150 प्रश्न, और तो ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। तो ये हम प्रयास कैसा लगे, और अब इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट मैं नहीं अपलोड करूँगा क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट बहुत है, और 28 तारीख को पेपर है, तो काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आऊँगा, उनको भी कराऊँगा अभी जल्द ही। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।